अस्सलामुअलैकुम 9 क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7A है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 सेल्स एंड टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं माइक्रोस्कोपी एंड एवोल्यूशन ऑफ सेल। आज का हमारा पहला टॉपिक है माइक्रोस्कोपी एंड द एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। The use of microscope is known as microscopy. The first compound microscope was developed by Zecharis Janssen in Holland in 1595. It was simply a tube with lenses at each end and its magnification range from 3x to 9x. और माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को और माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया था वो किसने किया था? ज़ेचारिस जैनसन ने किया था हॉलैंड में 1595 में। तो उसने क्या किया था कि उसने एक ट्यूब ली थी जिसके दोनों साइडों पे जो है वो लेंसेज लगा दिए थे और इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या थी? 3x to 9x, यानी ये किसी 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स, यानी ये किसी इमेज के साइज़ को 3 गुना से लेके 9 गुना तक जो है वो बड़ा कर सकता था। ये 3x और 9x मतलब 3 टाइम्स और 9 टाइम्स। टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी, आई मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। हम माइक्रोस्कोपी में दो लफ्ज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, पहला है मैग्निफिकेशन और दूसरा है रिजॉल्विंग पावर। मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स can be seen as separate object. मैग्निफिकेशन किसी भी चीज़ के साइज को बड़ा करके देखना जो है वो हमारे पास मैग्निफिकेशन कहलाता है। जबकि रिजॉल्विंग पावर जो है वो एक उस इमेज की, यानी जो आपने इमेज बड़ी की है या आपने जो चीज़ बड़ी करके देखने की कोशिश की उसमें क्लैरिटी कितनी है, वो धुंधली तो नहीं है या वो कितनी साफ़ है, वो उसकी रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर होती है। आप रिजॉल्विंग पावर को एक और तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं, वो ये है कि आप कितने डिस्टेंस तक जो है वो दो चीज़ों में फ़र्क कर सकते हैं, वो भी हमारी रिजॉल्विंग पावर कहलाएगी। मिसाल के तौर पे जो इंसानी आँख है यानी ह्यूमन आई 0.1 mm के डिस्टेंस तक जो है वो दो चीज़ों में फ़र्क कर सकती हैं कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम उठा के 0.5 mm तक के डिस्टेंस पे ले जाते हैं तो अब हमारी ह्यूमन आई उन चीज़ों को अलग से स्पेसिफाई नहीं कर सकेगी, बल्कि उनको एक ही कंसीडर करेगी इतने डिस्टेंस पे। यानी ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर क्या है? 0.1 mm है। तो आपने रिजॉल्विंग पावर की दो डेफिनेशंस देखी, एक तो क्लैरिटी ऑफ इमेज और दूसरी कि आप किसी दो चीज़ों में जो है वो डिफ्रेंशिएट किस डिस्टेंस तक कर सकते हैं, वो भी उसकी रिजॉल्विंग पावर ही कहलाएगी। आप इन दोनों चीज़ों को जो है वो लेंसेज की हेल्प से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग जो आई ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं या टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं, 8th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, तो इसमें क्या कन्वेक्स लेंसेज या कनकेव लेंसेज का इस्तेमाल हो रहा होता है, जो कि आपकी इमेज को बड़ा भी कर देते हैं और क्लियर भी कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं दो तरह के माइक्रोस्कोप, पहला है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन। आप जिस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं हम उसको स्पेसिमेन कहते हैं। तो आप स्पेसिमेन को स्टडी करते हुए अगर उसमें से लाइट की रेज जो है वो पास होने देते हैं तो आप ये जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इट यूजेस 2 ग्लास लेंसेज, वन लेंस प्रोड्यूस एन इनलार्ज इमेज ऑफ द स्पेसिमेन एंड द सेकंड लेंस मैग्नीफाइज द इमेज। पहली जो लेंस होगा वो इमेज को बड़ा करके दिखाएगा और फिर जो दूसरा लेंस होगा वो उस बड़ी इमेज को भी मज़ीद मैग्नीफाई कर देगा एंड प्रोजेक्ट्स इट इनटू व्यूअर्स आई ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। और जो व्यूअर है यानी देखने वाला है वो उस इमेज को, मैग्नीफाइड इमेज को फोटोग्राफिक फिल्म पर देख सकता है। तो जो फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। और आप जब जो इमेज बन रही है आपकी फोटोग्राफिक फिल्म पे अगर आप उसकी पिक्चर ले लेते हैं तो वो माइक्रोग्राफ कहलाएगा। इसके बाद अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स ओनली अबाउट 1500 टाइम विदाउट कॉजिंग ब्लरनेस। इट मैग्निफिकेशन इज 1500x, यानी आप किसी भी चीज़ को 1500 टाइम्स बड़ा करके जो है वो देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू। Its resolving power is 0.2 micrometer and 1 micrometer is equal to 1/1000 millimeter। और इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है? 0.2 माइक्रोमीटर है, जबकि 1 माइक्रोमीटर जो है वो 1/1000
1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। इन अदर वर्ड्स द लाइट माइक्रोस्कोप के लिए वर्ड यूज़ किया गया LM, कैन नॉट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। तो जो भी चीज़ें 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी होंगी उसको जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू स्टडी नहीं किया जा सकता। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया उसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर होता है, तो आप इसको स्टडी नहीं कर सकते लाइट माइक्रोस्कोप में। द इमेज ऑफ बैक्टीरियम कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ऐसे में आप बैक्टीरिया की इमेज तो क्लियरली देख लेंगे, लेकिन उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें न्यूक्लियस है या नहीं, उसमें फ्लैजिला कहाँ पे है और डिफरेंट उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स, आप उसको स्टडी नहीं कर सकते। इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। इन EM ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ऑब्जेक्ट। ये एक एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की, जिसमें आप क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को और लेंस को जो है वो एक वैक्यूम चैम्बर में प्लेस कर देते हैं, जिससे आप एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक रेस को यानी शुआ को जो है वो पास करते हैं। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। और ऐसे टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एंटर करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर यानी वापस आके एक इमेज बना देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इनलार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। और फिर वही चीज़ कि आपकी ये जो इमेज है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की मदद से, और फिर वही चीज़ अगर आप फोटोग्राफ ले लेंगे तो वो कहलाएगी माइक्रोग्राफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच रिजॉल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। वही चीज़ कि ये ज़्यादा बेहतर है लाइट माइक्रोस्कोप से। द मोस्ट मॉडर्न EM कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। ये 0.2 नैनोमीटर तक जो है वो चीज़ में डिस्टिंग्विश कर सकता है, यानी कि और एक नैनोमीटर जो है वो 1/160 मिलीमीटर के इक्वल होता है। इट इज़ द 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप। और ये तकरीबन 1000 गुना जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा मैग्नीफाइंग और रिजॉल्व कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को। EM कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 250,000 टाइम। और EM जो है यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 250,000 टाइम एक इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है उस ऑब्जेक्ट के साइज की निस्बत। अंडर स्पेशल कंडीशंस EM कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम्स, सेल्स, ऑर्गेनेल्स एंड इवन मॉलिक्यूल्स लाइक DNA एंड प्रोटीन आर मच लार्जर देन सिंगल एटम्स। और ये सब जो है वो स्टडी किया जा सकता है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इस्तेमाल करके। इसके बाद बायोलॉजिस्ट यूज 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आगे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी 2 टाइप्स हैं। पहला है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM। इन TEM इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको स्पेसिमेन के उससे ट्रांसमिट करवा देते हैं, गुजरवा देते हैं। TM इज़ यूज टू स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। और जो TEM है वो इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो जाता है, अंदर एंटर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आती है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो सबसे पहले एक सेल थ्योरी का ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें आप डिफरेंट पढ़ेंगे कि सेल को स्टडी किस तरीके से किया गया। सबसे पहले सेल को क्या कंसीडर किया जाता था, उसके बाद हमने सेल के ऑर्गेन्स वगैरह को स्टडी किया, सेल को लाइफ में क्या जो है वो हैसियत हासिल है, ये सब जो है वो एक बाय प्रोसेस स्लोली जो है वो ये थ्योरीज बनी हैं, जिसे हमने सेल थ्योरी का नाम दिया है। सबसे पहली थ्योरी, इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी एंशिएंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज्ड द डेटा ऑफ अननेचुरल वर्ल्ड। अरिस्टोटल प्रेजेंटेड idea all animals and plants are somehow related. Later this idea gave rise to question like, is there a fundamental unit of structure shared by all organism? अरिस्टोटल ने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, जिसे हम अरिस्तु भी कहते हैं, कि जो जानवर हैं या जितने भी जानदार हैं वो सारे कहीं ना कहीं जाके एक रिलेटेड ओरिजिन शेयर करते हैं या एक दूसरे से रिलेट होते हैं। बाद में इस थिंकिंग से एक क्वेश्चन राइज हुआ, क्या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है यानी जो इनके स्ट्रक्चर को या इनके फंक्शन को कैरी आउट करती है और सब में वो चीज़ सेम है। और इसके बाद इसमें डेवलपमेंट हुई और पता लगा कि जी हाँ, सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है लाइफ का। वो आगे हम स्टडी करेंगे। बट बिफोर माइक्रोस्कोप वर फर्स्ट यूज इन 17th सेंचुरी, नो वन न्यू दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डू शेयर अ फंडामेंटल यूनिट i.e. सेल। और क्योंकि जब तक 17वीं सदी तक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन या सिंपल माइक्रोस्कोप की इजाद नहीं हुई थी, इस्तेमाल नहीं था, तो ऐसे टाइम पे ये चीज़ भी समझने से बाहर कासिर थी कि हमारे पास एक यूनिट होता है जिसे हम सेल का नाम देते हैं।
Cells were first described by a British scientist Robert Hooke in 1665. He used his self-made microscope to examine a thin slice of कॉर्क। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है वो सबसे पहले सेल को डिस्क्राइब किया। उसने खुद ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें उसने एक कॉर्क यानी एक छाल को जो है वो उसने स्टडी किया था। हुक ऑब्जर्व अ हनीकॉम्ब ऑफ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट। ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट इन कॉर्क एज सेलुलाई। और हुक ने बिल्कुल, आपने जैसे हनी कॉम देखा होगा, हनी कॉम से मुराद जो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है, आप देखते हैं कि उसमें किस किस तरीके से पोर्स बने होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से उसने जब स्लाइस ऑफ कॉर्क को स्टडी किया तो उसे भी उस तरीके से वो हनी कॉम के पोर्शंस जो है वो नज़र आए और उसने उन कंपार्टमेंट्स को जो है वो नाम दिया सेलुलाई का। हिज टर्म हैज़ कम टू अस एज सेल्स, और हमने उस सेलुलाई को फिर मॉडिफाई करके सेल का नाम दे दिया। द फर्स्ट लिविंग सेल वर ऑब्जर्व अ फ्यू years later by Dutch naturalist Antony van Leeuwenhoek. He observed tiny organisms from pond water under his microscope and called them as animalcules. और फिर एक डच नेचुरलिस्ट था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इसने जो है वो पॉन्ड वाटर को स्टडी किया और उसमें मुख्तलिफ छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो देखे जो कि यूनिसेलुलर थे, यानी उनकी बॉडी ही सिंगल सेल पर मुश्तमिल थी, और उसने उनको नाम क्या दिया, एनिमलक्यूल्स का। इसके बाद आती है फॉर अनदर सेंचुरी एंड हाफ द जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय बायोलॉजिस्ट। और इसके बाद भी इतनी ज़्यादा सेल्स पर स्टडी नहीं की गई, लेकिन इन 1809 जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क proposed that nobody can have life if its parts are not cellular tissues or are not formed by cellular tissues. लेकिन इन 1809 में जो है वो जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने जो है वो ये चीज़ साबित की या ये चीज़ बताई कि अगर किसी की बॉडी सेल पर मुश्तमिल नहीं है या सेल से मिलकर नहीं बनी, या सिंगल सेल से बनी हो या ज़्यादा सेल से बनी हो, और अगर किसी की बॉडी में सेल्स मौजूद नहीं हैं तो वो लाइफ नहीं रखते, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर नहीं हो सकते। In 1831 a British botanist Robert Brown discovered nucleus in the cell। और फिर सेल्स को मज़ीद स्टडी किया गया तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो उसमें एक न्यूक्लियस को स्टडी किया। जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस शेल्डन स्टडीड प्लांट टिश्यूज एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। और फिर जर्मन बॉटनिस्ट ने जो है वो सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट जो है वो पेश की। ही स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट। 1 year later in 1839 a German zoologist Theodor Schwann reported that all animal tissues are also composed of individual cell। और फिर इन दोनों साइंटिस्ट ने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि चाहे वो प्लांट सेल हों या एनिमल सेल हों, ये दोनों ही चीज़ें या प्लांट हो या एनिमल हो, ये दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनी है। Thus Sheldon and Schwann proposed cell theory in its initial form. In 1855 Rudolf Virchow, a German physician, proposed an important extension of cell theory। और फिर सेल थ्योरी को मज़ीद एक्सटेंड किया गया रुडोल्फ विर्चू की जानिब से। He proposed that all living cell arise from pre-existing cell। और फिर इसने ये चीज़ जाहिर की कि जितने भी सेल्स इस वक्त मौजूद होते हैं या किसी की बॉडी में बनते हैं तो वो पहले मौजूद हुए हुए सेल से ही डिवाइड होकर बनते हैं। In 1862 लुइस पास्चर प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया। और फिर इस बात का जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो किसने दिया, लुइस पास्चर ने दिया। सेल थ्योरी इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी। और सेल थ्योरी जो है वो बायोलॉजी में बहुत अहमियत की हामिल है। इसकी इम्पोर्टेंस का आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि ये आप 9th क्लास में भी स्टडी कर रहे हैं और फिर आगे इंटरमीडिएट लेवल पे और फिर ग्रेजुएशन लेवल पे भी सेल थ्योरी को डिटेल में जो है वो स्टडी करवाया जाता है, क्योंकि सेल थ्योरी ही जो है वो आपकी लाइफ की बेसिक्स एक्सप्लेन करती है। It has wide-ranging effects in all field of research. After the initial presentation of cell theory by Sheldon and Schwann, many details of cells were studied and cell theory was extended। और फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है वो अपना रोल प्ले किया और शील्डन और शॉन की जो फर्स्ट सेल थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन किया। और जो अब हमारे पास सेल थ्योरी है ये 3 मेजर पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। पहला है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ 1 और मोर सेल। हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हर जो जानदार होगा उसकी बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है द सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। और जो लाइफ का स्टार्ट है वो सेल है, यानी बेसिक जो आपका यूनिट होगा वो सेल ही होगा।
सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, और सेल्स जो हैं वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन के नतीजे में जो हैं वो बनते हैं। अब आप अगर इन तीनों पॉइंट्स को स्टडी करते हैं तो अभी तक हमने जितनी भी साइंटिस्ट की रिसर्च पढ़ी है सेल थ्योरी के पेश नज़र, आपने तकरीबन यहाँ पे 7 से 8 साइंटिस्ट को स्टडी किया। उन्होंने यही चीज़ एक्सप्लेन की कि हर बॉडी सेल पर मुश्तमिल होगी, सेल मौजूद होंगे, सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, और इसके अलावा क्या कि हमारे जो सेल्स बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन की वजह से बनते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।